अब हम देखने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है किसी कोइल की, और ये कोइल एक कंडक्टिंग कोइल है। ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है? ये प्रॉपर्टी ये काम करती है कि अगर उस कंडक्टिंग कोइल के अंदर से कोई करंट पास हो रहा है और उस करंट में अगर चेंज आ गया तो ये सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी उस करंट में आए चेंज का अपोज करती है। ध्यान रखना, ये सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी करंट का विरोध नहीं करती है, करंट का अपोज नहीं करती है, करंट में आए इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल चेंज का अपोज करती है। ये अपोज कैसे करती है सीखते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बिकॉज ऑफ विच कॉइल अपोजेज चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल। सेल्फ इंडक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं। देखो, ये कोइल बना लो। पहले तो इस कोइल से हमने करंट आई पास किया, बैटरी लगा ली, की लगा ली, ठीक है। अच्छा, ये जो बैटरी है अभी मान लो कि स्विच ऑफ कंडीशन में है, मतलब कि अभी जो करंट आई का वैल्यू है ना, वो करंट आई का वैल्यू 0 एम्पियर है। अब हम क्या करते हैं, इस की को स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करते ही क्या होगा कि करंट की जो वैल्यू है ना वो बढ़ने लगेगी। और सपोज यहाँ पर करंट जो है वो 10 एम्पियर का पास होना था, ठीक है। तो करंट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 एम्पियर होगी, 2 एम्पियर होगी, 3 एम्पियर होगी और 10 एम्पियर वैल्यू होगी। और ये 10 एम्पियर वैल्यू पे आके इस वैल्यू पर करंट कांस्टेंट हो जाएगा और इतना करंट लगातार फ्लो करता रहेगा। अब ये जो आप स्थिति देख रहे हो ना, ये यहाँ पर करंट है ही नहीं, इसीलिए इस कोइल के अंदर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब आप इस करंट को बढ़ाओगे तो हमको पता है करंट 0 से 10 एम्पियर अचानक नहीं होगा, उसमें ये इंक्रीमेंटल चेंज आएगा। तो सपोज जब करंट 2 एम्पियर हुआ तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपीयर हुई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों अपीयर हो रही है? क्योंकि B इज इक्वल टू म्यू 0 NI, ये तो आप लोग जानते हो, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। तो करंट के बढ़ जाने से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस कोइल वो बढ़ने लगेगा। अब करंट का वैल्यू सपोज 5 एम्पियर हो गया, तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ गई, ठीक है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट आई बना रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके साथ में लिंक हो रही हैं? इसी कोइल के साथ। जिस कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है उसी कोइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रही है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी कोइल, इफ देयर इज चेंज इन दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि जिस कोइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है वहां पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, और यहां पर तो हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटल चेंज आ रहा है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि नेचर लव सिमेट्री। नेचर ये कहेगी कि चेंजेस को मत आने दो। तो नेचर क्या करेगी कि चेंजेस को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना शुरू कर देगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बनाएगी या मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में बनाने के लिए नेचर को क्या करना पड़ा? एक विरोध करता हुआ करंट, इसको मैं आई इंड्यूस बोल देता हूं, मैं इंड्यूस्ड करंट बनाना पड़ा। और ये इंड्यूस्ड करंट अपने कोर्स का विरोध करता हुआ बन रहा है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट कितना होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर मैं ई लिखता हूं तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो बनेगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। आर क्या है? कोइल का रेजिस्टेंस है। आपने ये देखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है नेगेटिव n डी फाई बी बाय डी टी, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स का विरोध करता हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ बना और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने इंड्यूस्ड करंट को बनाया, और ये इंड्यूस्ड करंट
अपने ही कोज मतलब चेंज इन फ्लक्स का विरोध कर रहा है। और चेंज इन फ्लक्स हो क्यों रहा है? चेंज इन फ्लक्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप करंट को लगातार इंक्रीमेंट दिए जा रहे हो, करंट को 0 से आप 10 एम्पियर की वैल्यू तक लेके जा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर हमको पता चला कि सेल्फ इंडक्शन ये इस कोइल की ही प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी के कारण ही कोइल अपने अंदर से पास होने वाले इस करंट में आने वाले चेंज का अपोज करती है। अब मान लो कि जो करंट है ना वो 10 एम्पियर तक पहुंच चुका है। जब करंट 10 एम्पियर तक पहुंच चुका है, अब 10 एम्पियर के बाद ये करंट बढ़ने वाला नहीं है, तो क्या स्थिति होगी? चलो, करंट यहां पर I इज इक्वल टू 10 एम्पियर हो चुका है। अब ये करंट अब और नहीं बढ़ेगा। तो जब 10 एम्पियर करंट हो गया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग बहुत सारी बन चुकी हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं होता है। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट चेंजिंग विच आर पासिंग थ्रू दिस कोइल, कंडक्टिंग कोइल, तो जो कंसर्न लिंक्ड फ्लक्स है वो फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया। और जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं है, डी फाई बी इज इक्वल टू जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो तो इंड्यूस करंट जीरो। तो यहां पर किसी तरह का कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं बनेगा। अब बात कुछ करते हैं उल्टी, और वो ये कि जब ये 10 एम्पियर का करंट लगातार फ्लो हो रहा था, और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये 10 एम्पियर का करंट है ना, इसको हम कम करेंगे। अब मतलब कि आप एक काम करो, की को स्विच ऑफ कर दो। जैसे ही आप की को स्विच ऑफ करोगे तो 10 एम्पियर से 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, ऐसे करते करते 0 एम्पियर करंट यहां से पास होना शुरू होगा। मतलब ये जो करंट का वैल्यू है वो 10 एम्पियर से 0 एम्पियर डिक्रीमेंटल चेंज आने वाला है। सपोज 10 एम्पियर पर यह स्थिति थी, इतनी सारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर पासिंग थ्रू दिस कोइल। अब मान लो कि चलो देख लेते हैं 4 एम्पियर पर। 4 एम्पियर पर क्या होगा? तो 4 एम्पियर पर यह होगा कि यहां पर जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना उनकी संख्या कम हो जाएगी, और ये संख्या कम हो गई है, बस इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो नेचर क्या कहेगी? नेचर ये कहेगी कि ये जो अभी वैलेंस कंडीशन बनी है ना उसको बनी रहने दो, उसमें किसी तरह का कोई चेंज लेकर के मत आओ। और यहां पर जो चेंज है ना वो तो डिक्रीमेंटल चेंज है। तो नेचर क्या करेगी कि इस डिक्रीमेंटल चेंज का विरोध करता हुआ, मतलब कि फ्लक्स में जो डिक्रीमेंट हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में जो डिक्रीमेंट हो रहा है, उस डिक्रीमेंट का विरोध करता हुआ इंक्रीमेंटल बढ़ता हुआ, ज्यादा है ना, बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट करेगी नेचर। तो नेचर ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करनी शुरू कर दी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगी कि वो ये जो देखो रेड कलर से जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी जो इस करंट आई के कारण है, ब्लू कलर से जो मैंने अभी बनाई ना वो तो नेचर बना रही है, रेड कलर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी वो इस करंट आई के कारण बनाई थी। तो ये जो रेड कलर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना उनके सपोर्ट में, मतलब इस करंट के सपोर्ट में नेचर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रेड कलर वाली थी वो तभी बन पाएंगी जब नेचर सेम डायरेक्शन में इस करंट आई का सपोर्ट करता हुआ करंट पास कर दे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फाइनली घटते 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 वैल्यू 0 एम्पियर होगी। तो चलो 0 एम्पियर की स्थिति हम बना देते हैं। अब जो करंट है ना ये करंट अब 0 हो चुका है, और 0 हो चुका है, अब ये 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो करंट 0 है तो यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, तो इस कोइल के साथ में लिंक्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन रहा, और कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन रहा तो उसमें क्या चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं है तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट यहां पर नहीं बनने वाला है। तो हमने ओवरऑल इस कहानी में क्या सीखा? हमने ये सीखा
कि जब हम करंट को बढ़ाते हैं तो करंट के, जब मैंने यहाँ पर करंट को बढ़ाया तो नेचर ने इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरह से पैदा हुआ कि जो इस बढ़ते हुए करंट का विरोध कर सके। और यहाँ पर हमने क्या किया, करंट को घटाया, करंट की वैल्यू को, इस करंट की वैल्यू को घटा रहे हैं, 10 से लेकर के हम 0 की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब करंट की वैल्यू को हम घटाने लगे तो करंट के सपोर्ट में, इस करंट के सपोर्ट में इंड्यूस्ड करंट नेचर बनाने लग गई, है ना, और ये इसी करंट का सपोर्ट करने लग गया। मतलब कि तुम करंट मत घटो, नेचर ऐसा बोलने लगी। नेचर ऐसा क्यों बोलती है? नेचर लव सिमेट्री। तो यहां पर जो इंड्यूस करंट है वो नेचर की आवाज है, यहां पर जो इंड्यूस करंट है वो नेचर की आवाज है। तो यहां पर हमने साफ और स्पष्ट देखा दो अलग अलग एग्जाम्पल में। स्विच ऑन वाला एग्जाम्पल ये था कि जब करंट की वैल्यू कंडक्टिंग कॉइल में इंक्रीज हो रही होती है तो इस इंक्रीमेंट का विरोध करने के लिए, करंट के इंक्रीमेंट का विरोध करने के लिए, इंक्रीमेंट का विरोध करने के लिए नेचर करंट के जो कि इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेचर इंड्यूस करंट पास कर देती है। इसीलिए करंट का वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो धीमे धीमे इंक्रीज होगा और धीमे धीमे वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। और अगर हम किसी करंट कैरिंग कोइल से पास होने वाले करंट की वैल्यू मिनिमम कर देना चाहते हैं, जैसे कि दूसरे एग्जांपल में हम 0 कर देना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब करंट में डिक्रीमेंटल चेंज होगा तो इस चेंज का विरोध करेगी नेचर। और इस चेंज का विरोध करता हुआ, मतलब कि करंट तुम घटो मत, इस घटने का विरोध करता हुआ करंट के सपोर्ट में नेचर एक करंट खड़ा कर देती है जिसे इंड्यूस्ड करंट हम कहते हैं। और ये इंड्यूस्ड करंट के कारण ही अब करंट का जो वैल्यू है ना वो मिनिमम वैल्यू अचीव होने के लिए डिले लगता है, समय लगता है ना, अचानक से करंट 0 नहीं हो जाए। सेल्फ इंडक्शन को समझने के बाद में अब हम देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल है L, इसी को ही हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, अगर मान लो कि कोई कॉइल है और इस कॉइल से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है I, और इस कॉइल के साथ में जो लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, चलो यहाँ पर आपको एक कॉइल में कई सारी कॉइल बना देता हूं। तो यहाँ पर जो इस कॉइल के साथ में लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, और उतना जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो भी उतना ही ज़्यादा बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा होता है। B का वैल्यू बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाता है, और B का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड द कोइल कब बढ़ता है? जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि B = μ0 Ni होता है ना। I का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो ये फ्लक्स है ना वो इस B का वैल्यू यहाँ पुट किए देते हैं, ये ऐसे यहाँ पर, तो जो फ्लक्स बनेगा वो होगा μ0 Ni cos थीटा। ठीक, तो परमिएबिलिटी ऑफ दिस मीडियम, अभी तो फ्री स्पेस है वो तो फिक्स होती है, टर्न डेंसिटी वो तो फिक्स है, और ये जो थीटा एंगल है ना, ओरिएंटेशन ऑफ कोइल, थीटा एंगल किसके किसके बीच का एंगल है भूलना मत। ये जो थीटा एंगल है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच का एंगल है, तो ये एंगल भी चेंज होगा नहीं, ओरिएंटेशन चेंज होगा नहीं। तो करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, दोनों आपस में मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं दूर करूं और यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगाऊं तो मुझे एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, वो मैंने कांस्टेंट ले लिया L। इस L को ही हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसे। ठीक, अब देखो इस फॉर्मूले को याद रखना बच्चों, फाई = L × I। अब यहां पर है ना, अगर करंट को मैं 1 एम्पियर ले लूं तो
करंट अगर 1 एम्पियर हो जाए तो phi b इज इक्वल टू एल, मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है अगर किसी कोयल में करंट को मैं 1 एम्पियर पास करवा दूं तो आप कैसे लिखोगे? आप लिख लो, मैं आपको बता देता हूं। सेल्फ इंडक्टेंस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, इस कॉइल के साथ में ये लिंक है ना, लिंक्ड विद कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल। अब देखो बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होता है नेगेटिव डी फाई बाय डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज पर यूनिट टाइम। तो इसका वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू आप यहां पर, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू यहां पर लिख लीजिए डी बाई डी टी ऑफ एल आई। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल है ना, ये तो कोयल के लिए फिक्स है। एक बार कोयल मैन्युफैक्चर हो गई तो सेल्फ इंडक्टेंस उसका फिक्स हो जाता है। तो वेरिएबल कौन है यहाँ पर? आई है। तो इसका मतलब ये हुआ, एल को मैं बाहर निकाल लेता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ठीक है। अब ये, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एल माइनस डी आई बाय डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो माइनस डी आई बाई डी टी का क्या मीनिंग होता है? माइनस डी आई बाई डी टी का मतलब होता है डिक्रीमेंट इन करेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज नहीं बोलेंगे, टाइम रेट ऑफ डिक्रीमेंटल चेंज इन करंट, ऐसा बोल सकते हैं, डी आई बाई डी टी, माइनस डी आई बाई डी टी को। अगर मान लो कि माइनस डी आई बाई डी टी का वैल्यू, मतलब कि डिक्रीमेंटल चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 1 यूनिट हो, मतलब 1 एम्पियर बाय 1 सेकेंड हो, तो अब ये वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो E इज इक्वल टू इसका वैल्यू अगर यूनिट हो गया तो E का वैल्यू किसके बराबर हो गया? L के बराबर। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है अगर डिक्रीमेंटल चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 यूनिट हो, मतलब 1 एम्पियर करंट घट रहा हो हर एक सेकेंड में। तो सेल्फ इंडक्टेंस का ये डेफिनेशन मैं आपको अब बोलने जा रहा हूं, लिख लेना। सेल्फ इंडक्टेंस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ produced inside coil if there is decremental change in current per unit time is 1 ampere per second। जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वे बच्चे तो मेरे द्वारा भेजे हुए, मेरे द्वारा बनाए हुए इन नोट्स को लेकर के बैठे होते हैं, इन नोट्स को ओपन करके वीडियो लेक्चर सुन रहे होते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वे बच्चे इन नोट्स को मंगवा सकते हैं, आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको केवल और केवल मैसेज करना है। जो मोबाइल नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों अभी तक हमने 2 इक्वेशंस देखी, एक मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, और दूसरी इक्वेशन देखी हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ आई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से एल का वैल्यू हम कितना निकाल सकते हैं? एल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कोयल डिवाइडेड बाय करंट विच इज पासिंग थ्रू द सेम कोयल। यहाँ से एल का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? एल का वैल्यू निकलेगा माइनस ई
अपॉन di/dt। क्या हम इस नेगेटिव साइन को यहां लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम ये पता करना चाहें कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, तो देखो यहां पर देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट, इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज, वोल्ट, डिवाइड बाय करंट, चेंज इन करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट है एम्पियर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो हमको यहाँ पर यूनिट मिला वोल्ट इंटू एम्पियर की पावर -1 और सेकेंड तो ऊपर आ जाएगा इंटू सेकेंड। और यहाँ से हमको सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या पता चली? तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, करंट की यूनिट है एम्पियर, तो यहाँ से हमको यूनिट पता चली वेबर इंटू एम्पियर की पावर -1। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट हम लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इसका हम यूनिट ये हो चाहे ये हो, इन दोनों को हम लिख लेते हैं शॉर्टकट में हेनरी। और हेनरी के लिए हमने सिंबल दे दिया है कैपिटल एच। इसका मतलब ये होता है कि 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर इंटू एम्पियर -1, और इसी का मतलब होता है 1 वोल्ट इंटू एम्पियर -1 इंटू सेकेंड। अगर हम ये पता करना चाहें कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है सेल्फ इंडक्टेंस की, तो देखो कैसे पता करना पड़ेगा। उसके लिए हमको यहां पर आ जाओ, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, अपॉन यहां पर हमें करंट की डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और यहां पर ये सेकंड ऊपर चला जाएगा ना, मतलब टाइम dt, इसका डायमेंशनल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वोल्टेज का जो डायमेंशनल इक्वेशन है यहां से हम निकाले लेते हैं। वर्क मतलब कि एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? m1L2T-2। और चार्ज Q, तो I इज इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू IT, तो Q का जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है वो एम्पियर इंटू टाइम होता है। तो नीचे लिख लो A इंटू टी। तो ये हमने वोल्टेज की डायमेंशनल इक्वेशन निकाल ली, पोटेंशियल की डायमेंशनल इक्वेशन या ईएमएफ की डायमेंशनल इक्वेशन निकाल ली। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो m1L2T-2 डिवाइड बाय AT। हाँ, अब ये dt, टाइम का डायमेंशनल इक्वेशन लिख दो T, और करंट का डायमेंशनल इक्वेशन लिख दो यहाँ पर A। चलो अब देखो यहाँ पर m कहाँ पर है? m एक ही बार आया हुआ है m1, l को देखो l 2 बार आया हुआ है यहाँ पे, और कहीं l नहीं है, m1 l2। t को देखो, t यहाँ पर ये t और ये t कट गया, t-2। अब कौन बच गया? अब केवल एम्पियर बच गया, वो भी नीचे दो की पावर में ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये रहा सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल इक्वेशन। इंडक्टर क्या होता है? ये जो सोलेनोइड है ना, वही इंडक्टर है। ये इंडक्टर को हम इस तरह से सिंबल देते हैं, इसका नाम है इंडक्टर। इंडक्टर एक सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का एलिमेंट होता है, जैसे कि रजिस्टर होता है, जैसे कि कैपेसिटर होता है। ठीक ऐसे ही इंडक्टर भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एलिमेंट होता है। और ये इंडक्टर बनता कैसे? तो अगर आप जो कोइल्स है ना, मतलब कि जो कोइल है, आप कोइल बनाइए, मतलब कि जो इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर है ना, उसकी आप टाइटली वाउंड करके उसको कोइल बनाइए। ठीक है, और ये इंडक्टर क्या काम करेगा? ये इंडक्टर जो है, या ये जो एलिमेंट है सर्किट का, ये अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा? करंट में फ्लो करने वाला जो करंट है ना, उस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, जो कि इस इंडक्टर के थ्रू पास होगा, उस करंट में होने वाले चेंज का विरोध करेगा। मतलब वो एलिमेंट
जिसके पास में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, आइडियल इंडक्टर के पास में रेजिस्टेंस नहीं होता, रजिस्टर के पास में ही रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इंडक्टर के पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब इंडक्टर से करंट पास होता है तो वो करंट का जो अपोज है वो इंडक्टर अपनी इंडक्शन प्रॉपर्टी के कारण करता है, न कि अपोज अपने अंदर रहे हुए रेजिस्टेंस के कारण। जिस तरह से हमने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता किया था, ठीक उसी तरह से हम लोग इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पता करने जा रहे हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस शेप साइज पर डिपेंड करता था, न कि वहाँ पर कितना चार्ज है, कितना वो वोल्टेज है वहाँ पर, इन सब पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता था। कौन? कैपेसिटेंस। किसका? कैपेसिटर का। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, वो कितना करंट आप कोइल से पास करते हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड बना इनसाइड द कोइल उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पर डिपेंड करेगा? शेप साइज ऑफ कंडक्टिंग कोइल, मतलब कि जो इंडक्टर है ना उसके शेप साइज पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मीडिया इनसाइड द कोइल क्या है, लेंथ कितनी है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। आओ देखते हैं कैसे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड L। एक सोलेनोइड को इमेजिन कर लो, इमेजिन क्या, यहाँ पर हम बनाए लेते हैं। ये सोलेनोइड से कितना करंट पास हो रहा है? I। सोलेनोइड की लेंथ कितनी लोगे? L ले लो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना लोगे? कैपिटल N ले लो। टर्न डेंसिटी वो क्या होगी? टर्न डेंसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लो। अब देखो, अगर करंट आई इस कोइल से या इंडक्टर से पास होता है तो अंदर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? बी इनसाइड, वो बनेगा म्यू 0 एन आई। ये तो आप फॉर्मूला जानते ही हो, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है अंदर। अच्छा, एक लूप के लिए अगर मैं केवल एक लूप की बात करूं, इसमें तो बहुत सारे लूप हैं। अगर मैं केवल और केवल एक लूप के बारे में बात करूं तो एक लूप के लिए जो फ्लक्स बनेगा ना वो कितना बनेगा? देखो, सपोज इस लूप को ले लो, इस लूप में कितना फ्लक्स बनने वाला है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण? तो वो बनेगा बी इंटू ए इंटू कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की डायरेक्शंस के बीच बनने वाला एंगल। तो ये थीटा तो 0 है, मतलब कि आप यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को ले लो बी इंटू ए। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाए? यहाँ सभी जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाए ना वो ये बनाए, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कोइल में भी इतना ही बना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, चलो जी वैल्यू पुट करते हैं, म्यू 0 एन आई इंटू ए। अब ये तो मैंने सिंगल लूप के बारे में बात किया, इस लूप के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या केवल एक ही लूप है? नहीं, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 बहुत सारे लूप है। कितने लूप हैं? टोटल n नंबर ऑफ लूप है। तो फॉर वन लूप के लिए इतना फ्लक्स बना, तो n नंबर ऑफ लूप के लिए जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो बनेगा 5e टोटल इज इक्वल टू n, इसमें n का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये जो बन रहा है ना एक कोइल के लिए इतना, तो n कोइल्स के लिए n इंटू म्यू 0 एन आई ए। यहां से टोटल टर्न्स का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं?
टर्न डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये जो n का वैल्यू है ना, इस n के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो वो हो जाएगा n इंटू एल इंटू म्यू ज़ीरो इंटू एन इंटू आई इंटू ए। तो ये कितना निकला, देखो यहाँ पर n 2 बार आ गया है, तो आप कैसे लिखोगे, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर आई ए और एल, ऐसे लिख दो। ठीक है। अब देखो, आप ये ऑलरेडी जानते हो ना कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स वो एल इंटू आई के बराबर होता है। ये वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस कोइल से पास हो रहा है, इस पूरी कोइल से पास हो रहा है, पूरे सोलेनोइड से पास हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ, 5b टोटल। इसका वैल्यू कितना है, L इंटू आई। एल क्या है, इस पूरी के पूरी जो इंडक्टर है ना, पूरा का पूरा जो ये सोलेनोइड है ना, उसका सेल्फ इंडक्टेंस। आई क्या है, आई वो करंट है जो इस कोइल से पास हो रहा है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो। तो 5b टोटल के बदले आप लिख दो L इंटू आई। ये आपने लिखा L इंटू आई, आई से तो आई कैंसिल हो गया। अब कौन बच गया, अब बच गया L इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर एल इंटू ए। इसको आप याद कर लो। इस कोइल के लिए, जिस कोइल का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, जिस कोइल की लेंथ एल हो, जिस कोइल के अंदर टर्न डेंसिटी एन हो, और जिस कोइल के अंदर फ्री स्पेस अगर हो और उसका परमिएबिलिटी म्यू ज़ीरो हो, ऑब्वियसली फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी म्यू ज़ीरो ही होता है। तो उस कोइल का, उस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एल वो इतना होता है। अगर आप इस फ्री स्पेस मीडियम के बदले इस कोइल के अंदर आप कोई मीडियम डाल देते हो, मतलब आप कोई कोर डाल देते हो, ये आपने एक कोर डाल दी है ना। कोर मतलब कि किसी मटेरियल की बनी हुई कोई चीज़ जो कि अब कोइल के अंदर आप डाल चुके हो। मतलब कोइल के अंदर अब मीडिया क्या हो गया, एयर नहीं रहा, फ्री स्पेस नहीं रहा, क्या हो गया, वो मीडिया जो कि कोर का मटेरियल है वो बन गया ना। तो ऐसे केस में अब इंडक्टेंस कितना मिलेगा, सेल्फ इंडक्टेंस कितना मिलेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस कोर के केस में, कोर मटेरियल के केस में, यहाँ पर जो ये म्यू ज़ीरो है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके बदले आप लिख दो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम ऑफ द कोर, म्यू एम। बाकी सब एज इट इज रहेगा, एन स्क्वायर एल इंटू ए। ठीक है। हाँ, अब देखो, ये जो म्यू एम का वैल्यू है वो कितना होता है। म्यू एम का वैल्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का वैल्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, आप लिख दो एल कोर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो इंटू म्यू एम के बदले आपने म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो लिख दिया, एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, ऐसे। अब ध्यान से देखना, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर एल इंटू ए, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर एल इंटू ए किसके बराबर है, एल के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप वैल्यू लिख दो एल। तो इक्वेशन क्या बनी, एल कोर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एल। किस केस में, ये एयर का केस चल रहा है। यहाँ पर ये वाला जो हमने केस लिया था ना, यहाँ पर जो मीडियम है ना वो मीडियम एयर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एयर लिख दिया है। ठीक है, ये सब एयर का केस चल रहा था। तो हमको ये पता चला कि अगर आप कोई कोर मटेरियल रख देते हो इंडक्टर के अंदर, तो कोर मटेरियल रखने से इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है। किसके मुकाबले, अगर फ्री स्पेस है कोइल के अंदर तो उस कोइल के मुकाबले कितना टाइम्स बढ़ जाता है। आपने जो कोर रखी है ना, उसका जो मीडियम है ना, उसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है उतने टाइम्स बढ़ जाता है। एक तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो। अब आगे देखो, आपको पता है ना जो टर्न डेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कोइल होती है। तो जो एन का वैल्यू है ना वो कैपिटल एन बाय एल यहाँ पर पुट कर दो। तो
सेल्फ इंडक्टेंस हो गया म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एल इंटू ए, इस एल से ये कट गया तो क्या बचा, एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। अब यहाँ से हमें क्या बातें सीखने मिलेगी, हमें ये पता चलेगा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना वो प्रोपोर्शन में है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते जाइए, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। दूसरा हमने क्या सीखा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एरिया के प्रोपोर्शन में है। आप क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दीजिए। किसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाओगे, इंडक्टर के, सोलेनोइड के, करंट कैरिंग कोयल के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कोयल बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एल और इस कैपिटल एल और स्मॉल एल का रिलेशन, ये जो स्मॉल एल है ना ये लेंथ है, किसकी लेंथ है, इंडक्टर की, मतलब कि सोलेनोइड की। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सोलेनोइड या लेंथ ऑफ इंडक्टर। और हमने क्या देखा, और हमने ये देखा कि अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस किसी कोर के केस में फाइंड आउट करते हो तो वो आपको क्या मिल रहा है, म्यू आर, मतलब कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मीडियम मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल इफ मीडियम इनसाइड द कोयल इज एयर। इसका मतलब ये है कि आप कोर का यूज कीजिए, कोर के यूज करने पर सेल्फ इंडक्टेंस उस कोयल का बढ़ जाएगा। किसके कंपैरिजन में, अगर आप कोयल के अंदर केवल और केवल एयर मीडियम रखते हैं तो, किसी भी तरह की कोई कोर नहीं रखते तो, मतलब फ्री स्पेस रखते हैं तो, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस है ये आपको, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस इक्वेशन से पता चलती हैं।